टैली में बार बार हम लोग बैलेंस शीट चेक करते हैं, और जब बैलेंस शीट चेक करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैलेंस शीट हमारा सही है भी कि नहीं है। अगर ट्रांजैक्शंस कम हैं या अगर आप अभी बिल्कुल बिगिनर हो, सीखना शुरू किए हो, तो बैलेंस शीट को बनाने से पहले इसको आप कॉपी में भी पूरा नोट डाउन करते जाओगे तो आपको बैलेंस शीट मिलाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक सवाल देखो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। सबसे पहले Alt F1 दबाकर मैंने कंपनी को बंद कर लिया है 2 बार एंटर करने के बाद, और यहाँ पर एक नई कंपनी का निर्माण कर रहा हूँ। रोजन क्लॉथ स्टोर। ठीक है, ये मैंने नई कंपनी बना ली और सीधा जा रहे हैं हम वाउचर में। ठीक है, ये रिसिप्ट की एंट्री है, F6 दबाया मैंने, और कैपिटल का लेजर बनाया नहीं है इसलिए यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट। अंडर कैपिटल अकाउंट और 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू हो रहा है। व्यापार में कैश आ रहा है तो कैश हो गया डेबिट। ये इस सवाल का प्रारूप। ठीक है, अब ये सवाल मैंने बना लिया। अब तुरंत ही हम बैलेंस शीट चेक करेंगे कि इस बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो आप देखोगे कि कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपए दिखाई दे रहा है ना। करंट एसेट भी 5 लाख रुपए है, इसमें कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से आप लोग के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक दूसरा सवाल लेता हूं। अब 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, चलो फिर से मैं यहाँ पर वाउचर में जा रहा हूँ और अब मैं क्या करने वाला हूँ, डेट को चेंज करता हूँ। F4 दबाकर कैश जा रहा है 3 लाख रुपए, इसलिए कैश को क्रेडिट किया है और एक नया बैंक अकाउंट बना रहा हूँ मैं अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, और इस बैंक अकाउंट में मैंने 3 लाख रुपए डाल दिए। ठीक है, ये लो। अब बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा, फिर से बैलेंस शीट चेक करता हूं मैं। तो बैलेंस शीट में देखो अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ सेम टू सेम। कैपिटल अकाउंट उतना ही है और करंट एसेट भी उतना ही है। हालांकि करंट एसेट को अगर आप एंटर करोगे या Alt F1 करोगे तो आप देखोगे कि अब ये 2 भागों में बढ़ चुका है। पहले ये कैश इन हैंड रहा होगा 5 लाख रुपए, अब ये हो गया 2 लाख रुपए कैश इन हैंड और 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में चला गया। हो गया चेंज ना। अब मैं कुछ माल उधारी खरीदने वाला हूँ तो वाउचर में गया मैंने और यहाँ से मैं F9 प्रेस करके मैं एक ट्रांजेक्शन करता हूँ कि 7 लाख रुपए का माल अजय ट्रेडर्स से उधार खरीदा। ठीक है, तो चलो खरीदने के लिए F9 ऑलरेडी मैंने प्रेस किया हुआ है, Ctrl H प्रेस किया है और एज वाउचर सेलेक्ट किया है यहाँ से, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ अजय ट्रेडर्स अकाउंट जो कि सन्ड्री क्रेडिटर है। ठीक है, और ये जो मैंने अभी माल खरीदा है ये है 7 लाख रुपए का। ठीक है, और क्रिएट कर लेता हूँ परचेस का एक लेज़र। ध्यान से देखो, समझ में नहीं आएगी तो पूछते जाना भाई। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एंट्री कंप्लीट कर ली।
अब मैं अगर बैलेंस शीट चेक करता हूँ तो क्या इसमें चेंजेस होगा, बताओ बताओ इसमें क्या चेंजेस होगा। अब मैंने उधार लिया है, उधार चुकाना चाहिए कि नहीं चुकाना चाहिए, कि खा जाना चाहिए दूसरा का पैसा। पढ़ो फीस पटावे मत करो, अच्छी बात है क्या, है ना। तो ये लाइबिलिटी में जाएगा, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। बैलेंस शीट में चेक करोगे अगर आप तो देखोगे कि 7 लाख रुपए करंट लाइबिलिटी में आ गया है, दिख रहा है आपको लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज में 7 लाख रुपए दिखाना शुरू कर दिया है। और एल्ट और F1 को अगर आप एक साथ प्रेस करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाएगा यहाँ पर 7 लाख रुपए, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर को कितना रुपए देना है, 7 लाख रुपए। अब देखो ध्यान से आप, अब 9 लाख रुपए का माल रघु को उधार बेचा। ये तो बहुत इजी सवाल है, आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। वाउचर में गया मैं और F8 को प्रेस किया, कंट्रोल H को प्रेस किया और एज वाउचर लेने के बाद में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ रघु अकाउंट जो कि सन्ड्री डेटर होगा, ठीक है। और कितने का माल है, 9 लाख रुपए का, ठीक है। सेल्स कलेक्शन नहीं बना है तो बना लेता हूँ, सेल्स अकाउंट, और ये बनेगा अंडर सेल्स अकाउंट। कितने का माल, 9 लाख रुपए का ना। अब क्या चेंजेस होंगे बैलेंस शीट में बताओ। तो ये जो मैंने उधार अभी अभी बेचा है माल, तो पैसा तो मुझे मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये किधर किस तरफ जाएगा, ये एसेट की तरफ जाएगा। कितने का एसेट था मेरे पास, पहले 5 लाख एसेट था ना, अब ये 9 लाख भी उधर जुड़ जाएगा। और एल्ट F1 करके देखो आप इधर, तो सन्ड्री डेटर से मिलना है 9 लाख रुपए, कैश इन हैंड मेरे पास 2 लाख रुपए है, और बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए मेरे पास पहले से है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस तरह से ये बैलेंस शीट सजता चला जाता है, बनता चला जाता है। टेली का उपयोग करने का कारण तो यही है कि मुझे ये बार बार बनाना मत पड़े, मैं सिर्फ एंट्री करता जाऊँ, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब अपने आप ही बनता चला जा रहा है। देखो आप ध्यान से। अब अगला ट्रांजेक्शन देखो 5 नंबर का, 4 लाख रुपए अजय ट्रेडर्स ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया, ठीक है। मतलब 7 लाख रुपए का देखो यहाँ उधारी थी, 4 लाख रुपए अजय ट्रेडर्स ने मुझे वापस किया है, दिख रहा ना आप लोग को, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, वाउचर में जाते हैं फिर से, और उस पैसे को सॉरी अजय ट्रेडर्स को हमको देना भाई, को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। अब ट्रांसफ़र करोगे ऑनलाइन तो उसका प्रूफ क्या है भाई, तो उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, वो नंबर ये है, ठीक है, वो नंबर ये है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं हम भी। तो पेमेंट के लिए F5 को प्रेस किया है, अजय ट्रेडर्स को सेलेक्ट किया, 7 लाख रुपए की उधारी आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है। आपको 4 लाख रुपए पटाना है ना, आप 4 लाख रुपए यहाँ पर लिखो और यहाँ पर लिखो बैंक, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करो। बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है क्या आपके पास, 3 लाख रुपए ही है, तो कैसे इतना सारा पेमेंट कर पाएंगे भाई, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, पैसे तो है नहीं हमारे पास। चलो एक काम करता हूँ, 3 लाख रुपए पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वाउचर में गए हम और यहाँ पर अजय ट्रेडर्स को 7 लाख रुपए में 3 लाख रुपए पेमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब 4 लाख रुपए बकाया है, और ये मैं कहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट अब नील हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पैसे फिर आ जाएंगे। और चेक से पेमेंट नहीं हुआ भाई, कहाँ से पेमेंट हुआ है, ई फंड ट्रांसफ़र हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र हुआ है। जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है उस अकाउंट नंबर को इधर डाल देना, बैंक का नाम डाल देना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद उसका इंस्टॉलमेंट नंबर आप इसको लिख देना,
या जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है, रेफरेंस नंबर, वो आप लिख देना। इसको आप नरेशन में भी लिख सकते हो। और ये ट्रांजेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया। इससे मेरे बैलेंस शीट में क्या फ़र्क पड़ गया? तो बैलेंस शीट में चेक करोगे तो आप देखोगे कि लायबिलिटीज़ मेरी कुछ कम हो गई, ठीक है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस उसमें भी फ़र्क पड़ गया है, और करंट एसेट में भी मेरे को फ़र्क पड़ गया है, ठीक है। दिख रहा है आपको? चलो, अब लायबिलिटीज़ कितने की थी आपको याद है ना? लायबिलिटीज़ कितने की थी अपनी? 4 लाख की लायबिलिटीज़ है, लेकिन मुझे मिलना भी था कुछ पैसा ना। अभी मेरे पास जो कैश है वो 2 लाख रुपए का है ना। बैंक में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए नील हो गया ये। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि रघु को जो मैंने उधार बेचा था 9 लाख रुपए का माल, तो रघु ने पूरे 9 लाख रुपए मेरे को वापस कर दिए, ठीक है ना। तो रघु से 9 लाख रुपए का चेक प्राप्त हुआ, और चेक नंबर है ये, ठीक है। तो रघु से जो पैसे मिले हैं वाउचर में जाके मैं उसको रिसीव कर लेता हूँ। रिसीव करना ज़रूरी है, कोई पैसा देगा उसको रिसीव कर लेना चाहिए। ये रिसीव कर लिया हमने 9 लाख रुपए। तो ये नील हो गया, देखो ये नील हो गया, कुछ भी रघु से लेना बाकी नहीं रहा अब मेरा। और ये पैसे कहाँ आ रहे हैं? बैंक में आ रहे हैं। और चेक या डीडी नंबर मुझे पता चल गया है, वो डीडी नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इससे क्या होगा? बैलेंस शीट देखो, हमारा चुनाव हो रहा है, उसी के लिए इतना हल्ला गुल्ला है ना। चलो अब थोड़ा आवाज करो। चलो आगे बढ़े। बैलेंस शीट पे गए अपन। अब यहाँ पर देखो करंट एसेट तो उतना ही दिखा रहा है भाई, क्या फ़र्क पड़ा? तो एल टेफन करोगे तो फ़र्क पता चलेगा कि जो बैंक अकाउंट नील हो गया था तो 9 लाख रुपए इसमें अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा 2 लाख हमारे पास कैश भी तो है, देखा ना आपने, कैश भी हमारे पास कुछ पड़े हैं इसमें हमारे पास। तो कैश हमारे पास कितना है? एल टेफन करो, 2 लाख रुपए कैश है। तो चलो 2 लाख रुपए अपन फिर से रघु उसको दे देते हैं, किसको? अजय ट्रेडर्स को, ठीक है। तो अजय ट्रेडर्स को 2 लाख रुपए का नगद भुगतान किया, ठीक है। तो चलो इसको पेमेंट कर देते हैं रघु को। वाउचर में गए और पेमेंट के लिए F5 को प्रेस किया है। रघु ट्रेडर्स को जैसे आप लोगे तो रघु के तो कुछ अजय 4 लाख रुपए उसको देना बाकी है। 2 लाख रुपए मैं उसको नगद भुगतान करने वाला हूँ अभी। देखो 2 लाख रुपए बकाया रह जाएगा, और ये मैं कैश से कर रहा हूँ। कैश मेरे पास था, वो अब 0 हो गया, पूरा पैसा ही मैंने उसको पेमेंट कर दिया है। अब आप फिर से देखो बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो 2 लाख रुपए अब इसमें एसेट कम दिखाई दे रहा है, और एल टेफ1 करोगे तो देखोगे कैश अब कुछ नहीं बचा, डेबिटर कुछ नहीं बचा, है ना। बैंक में हमारे 9 लाख रुपए यहाँ पर है, लाइबिलिटीज़ भी हमारी 2 लाख रुपए की है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो बचे पैसे भी रघु को पेमेंट कर देते हैं, अजय को पेमेंट कर देते हैं। उसका 2 लाख रुपए बाकी था, वो हम पेमेंट कर देते हैं, एक ट्रांजेक्शन और कर देते हैं। तो अजय को 2 लाख रुपए का बैंक से ऑनलाइन भुगतान किया, ठीक है। और ये रहा उसका रेफरेंस नंबर, ठीक है। कैसे करोगे भुगतान? तो फिर जाना है वाउचर में, ठीक है। डेट चेंज करना नहीं भूलना है आपको, जिस डेट में भी आप पेमेंट करने वाले हो उस डेट को ले लेना। और अजय ट्रेडर्स को कितना भुगतान करना है? 2 लाख रुपए देना है ना, मैं पूरा 2 लाख रुपए देने वाला हूँ उसको, ठीक है। बैंक से भुगतान कर रहा हूँ मैं, और ये मैं चेक से नहीं कर रहा हूँ, मैं ई फंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और अकाउंट नंबर ये रहा इसका, और ये रहा रेफरेंस नंबर, वो भी मैं नरेशन में लिख सकता हूँ।
अब अगर आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो बैलेंस शीट में देखोगे कि अब यहाँ पर लायबिलिटी मेरी पूरी जीरो हो चुकी है ना। एसेट अब मेरे पास करंट एसेट 7 लाख रुपए का है, प्रॉफिट एंड लॉस अब कितना दिखा रहा है, 2 लाख रुपए का दिखा रहा है। इस तरीके से सारा कैलकुलेशन यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखो इस तरीके से बैलेंस शीट को आप चेक करोगे तो अगर आपका बैलेंस शीट पूरा सवाल को हल करने के बाद ऐसा आता है, मतलब आप ये बिल्कुल सही बनाए हो। जरूरी नहीं कि आपके पास ये टेली प्राइम ही हो, टेली प्राइम ERP 9 आपके पास 7.2 हो या कोई भी वर्जन है, तो किसी में भी बनाओगे तो ये सवाल का एंट्री ऐसे ही आएगा और बैलेंस शीट बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बार बार ट्राई करके देखो और हो सकता है कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो और सारे कैलकुलेशंस करते जाओ, तो बैलेंस शीट भी आपको सही मिल जाएगा।